Hello everyone, my name is Naveen Verma. Today we will talk about cell biology and today's topic will be plasma membrane. So it is one of the most important topic that has been asked in different exams. So ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं सच एस डीबीटी, सीएसआईआर, गेट एट्सेट्रा. सो आज हम सबसे ज़्यादा पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अच्छे से पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उनको देखेंगे. So the first thing that we should know is what is plasma membrane. So it form the outer boundary of the cell. ये किसी भी सेल की आउटर बाउंड्री को डिफाइन करती है. अगर ये हमारा सेल है तो इसकी जो आउटर बाउंड्री है उसको ये डिफाइन करती है. तो इस जो ये बाउंड्री आपको शो हो रही है इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं. दूसरा नाम इसका सेल मेम्ब्रेन होता है. The other name for this is cell membrane. Okay, so two things is clear that first of all it forms the outer boundary of the cell, and the most important thing that you should know is it regulates the molecular trafficking to control traffic. That means it is controlling the things what should go inside or outside of the cell. For example, this is the membrane. If we take this portion as a membrane, so we will see कि कोई भी पार्टिकल है आपका, अगर उसको सेल के अंदर जाना है या कोई और पार्टिकल है उसको सेल के अंदर नहीं जाने देना है, तो ये वर्क भी सारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है. बिकॉज ऑफ दिस इट इज़ कॉल्ड सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन. द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इट इज़ कॉल्ड selective permeable because it allow only selected particles to move in or out from the cell. That is called selective permeable membrane. So this is the general definition or general introduction of plasma membrane. Okay, so plasma membrane is differential and selective permeable membrane. The structure of the plasma membrane is fluid like structure. It have a fluid like structure and also dynamic in nature, and also dynamic in nature. डायनेमिक और स्टैटिक आर टू थिंग्स. स्टैटिक में जो चीज़ रुकी हुई है, डायनेमिक जो मूव कर रही है. तो ये फ्लूइड है और मूव भी कर रही है. तो दो चीज़ें आपको पता होना चाहिए. एंड इट ऑल्सो हैव इलेक्ट्रिकल चार्ज. इट हैव सम इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिकली चार्ज होती है. एवरी मेम्ब्रेन हैव सम चार्ज ऑन इट. इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव. इन केस ऑफ एनिमल सेल, इफ़ वी टॉक अबाउट इन केस of animal cell, we will find out that it have minus 20 millivolt charge to 220 millivolt. ये चार्ज आपको मिल सकता है किसी भी एनिमल सेल की मेम्ब्रेन पे. ओके, नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट न्यूरॉन, दिस इज़ द इम्पोर्टेंट एग्जांपल, सो आई वाज रिटिंग हियर. अब अगर हम न्यूरॉन की बात करें, इन न्यूरॉन सेल्स, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए, इट विल बी हेल्प फॉर यू फॉर डिफरेंट क्वेश्चंस. न्यूरॉन्स के अंदर न्यूरॉन सेल्स वी हैव -70 मिली वोल्ट चार्ज. ओके, और ये जब -70 मिली वोल्ट चार्ज होता है, ये उस टाइम रेस्टिंग पोटेंशियल पे होती है. मेम्ब्रेन इज ऑन रेस्टिंग पोटेंशियल, ये आपको पता होना चाहिए. और अगर हम मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो मेम्ब्रेन कुछ इस टाइप में शो होती है आपको. वी विल लुक कि कैसे बनती है मेम्ब्रेन, वो सब बात करेंगे. तो जो इसका इंटरनल पोर्शन होता है इनसाइड द मेम्ब्रेन, जो पोर्शन आपको शो हो रहा है, और ये जो आउटसाइड पोर्शन शो हो रहा है, तो आउटसाइड पोर्शन के अंदर ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव चार्ज. दिस ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव चार्ज, एंड इनसाइड द मेम्ब्रेन हैव अ नेगेटिव चार्ज. It has a negative charge on it. So if we talk about, if we suppose it is a neuron cell, so what charge it have? It have -70 millivolt charge. Fine. Now a plasma membrane behave as a capacitor. It is made up of two layer of lipids. Actually the thing is,
plasma membrane, I'm writing in the short form, plasma membrane behave like a capacitor. कैपेसिटर जो होता है ना, जिसके पास डिफरेंट चार्ज होता है इन इलेक्ट्रिसिटी, हम इसको यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के अंदर। सेम वैसे ही ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हमारी होती है वो एज अ कैपेसिटर की तरह काम करती है, बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ, सिंस इट इज़ मेड अप ऑफ टू लिपिड्स लेयर, ये टू लिपिड लेयर से बनी होती है। सो ये बिहेव करती है हमारी जो है वो एक एज अ कैपेसिटर। फॉर एग्जांपल अगर आपको ऐसे शो करूँ, ये लिपिड से बनी होती है। वी विल टॉक कि इसकी केमिकल कंपोजिशन कैसे होती है। फिलहाल के लिए आप ये देख लीजिए, ऐसे बनी होती है। द स्ट्रक्चर इज लुक लाइक दिस फॉर्म। ओके, दीज आर लिपिड्स। ओके, सो द आउटर चार्ज वुड बी पॉजिटिव and inside it is negative charge, negative and positive. I hope this thing is clear to each and every student. Now the second thing is that I already told you कि ये जो साइड होती है, the outer side is called polar, the inside is non polar. अगर इसको हम रोटेट करके देखें स्ट्रक्चर को, तो हमें स्ट्रक्चर कुछ ऐसा शो होगा। और यहाँ से कुछ ऐसा। तो ये पूरी मेम्ब्रेन बन रही है हमारे यहाँ पे ऐसे। तो एक डबल लेयर मेम्ब्रेन है। अगर इसको हम डोनेट करें, ठीक है, अंदर आपका ये सेल है, सेल के अंदर सब न्यूक्लियस है, सब ऑर्गेनेल्स हैं, ऑल थिंग्स आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल। सो नाउ द पोलर मॉलिक्यूल कैन, this is a polar molecule or a small molecule can pass through membrane directly, fine. But if we talk about a non-polar molecular, this is a non-polar or large molecule cannot pass through the membrane. So before this there are a lot of concepts or theories have been given for the model of the plasma membrane. So different scientists assume and give their models of plasma membrane and explain how the plasma membrane work. So we will talk only about a single model that is important as exam point of view. That is, although there are a lot of model that has been given, but never asked has been this type of question in exam. But one model is important, that is known as model for plasma membrane. Fine. So there was scientist called Robertson. इन्होंने एक मॉडल दिया, इन्होंने मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बताने के लिए एक मॉडल दिया जिसका नाम दिया गया इन्होंने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। इनसे पहले जितने भी साइंटिस्ट आए थे वो सभी साइंटिस्ट पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का पासिंग होना प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, दैट्स वाई उनके मॉडल रिजेक्ट हो गए। सो फाइनली रॉबर्टसन ने एक मॉडल दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल होती है, लिपिड बायलेयर, ये लिपिड बायलेयर की बनी होती है, हैव प्रोटीन लेयर बोथ साइड, और इसमें प्रोटीन्स की लेयर होती है बोथ साइड, एंड देयर इज not any space between the lipid membrane, तो रॉबर्टसन ने ये कहा कि अगर इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन शो करते हैं तो ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनसाइड मेम्ब्रेन है, इनके बीच में कोई स्पेस नहीं है, और जो प्रोटीन है वो आपको बहुत साइड मिलेगी, दैट यहाँ भी मिल रही है और यहाँ भी मिल रही है। बट फाइनली उनका मॉडल भी रिजेक्ट हो गया, रॉबर्टसन का मॉडल भी रिजेक्ट हो गया, बिकॉज वो भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का पासिंग नहीं दिखा पाए थे। फाइनली इन 1971, ये सन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर, 1971 सिंगर एंड निकोलसन, देयर वर टू साइंटिस्ट who finally gave the model for the plasma membrane.
सो दिस इज़ मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से कई बार पूछा गया है, सिंगर एंड निकोलसन ने ये मॉडल दिया था. सो व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स और पॉइंट्स दैट हैज़ बीन गिवन ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन. So the first is plasma membrane is made up of lipid bilayer and no space between the layer, but the protein is not present in a layer. उन्होंने ये कहा the same thing that Robertson say कि it is made up of plasma membrane is made up of lipid bilayer. So ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड बाइलेयर की बनी होती है, एंड ऑल्सो there is no space between the membrane. Fine, membrane के बीच में कोई स्पेस नहीं होती है. But the most important point they said is that proteins are distributed not uniformly present. So the proteins which are present on the membrane that are not uniformly present, they are distributed all over the protein. And they also explain the polar and non-polar solvent behavior. So the solvent which are passing from the plasma membrane, they explain their behavior also. I hope this thing is visible to you now. So finally their model has been accepted by all the scientists, and finally we are studying this Singer and Nicolson model. This model is known as fluid mosaic model. So question sometimes has been asked, fluid mosaic model was given by Singer and Nicolson, and this model explains the polar and non-polar solvent movements, and they say the protein is distributed all over the protein. These the proteins are not uniformly distributed. They say that the protein are distributed but not in the uniform fashion. Okay, so now next topic is our chemical composition of the plasma membrane. Chemical composition of the plasma membrane. It is also very important to know about the chemical composition, how our plasma membrane is made up of. Plasma membrane is made up of three most important things, which are, first of all, if we talk about composition, we will make a flow chart for this. First thing, that is phospholipids, or we can say that lipids. Second is proteins, and the third thing is carbohydrates. Fine. Now we know that protein, the plasma membrane of each and every cell is made up of three components, that is lipid, protein and carbohydrates. So now we will discuss one by one what are the different things that are making the plasma membrane. So the first thing is, if we talk about lipids, it form the basic structure of plasma membrane. Fine, it form the basic structure of the plasma membrane. बेसिक स्ट्रक्चर बनाने में ये हेल्प करती हैं. बेसिक स्ट्रक्चर में the percentage of lipid can vary from cell to cell, but if we talk about RBC or any animal cell, that protein content is around 43 to 45%.
this thing can vary. It has been given in different books. The variation is you can find in different books, but ये basic आप याद कर लीजिए 43 से 45% होती है. Protein concentration of plasma membrane is around 48 to 50%. So the maximum part of each and every cell has protein in it. The third thing is carbohydrate. You should always remember that it should be present in very less amount, around 8%. Fine. So this is the chemical composition of the plasma membrane. If I am saying that its protein is present, that is known as glycoprotein. For example, if I am saying it is a glycoprotein, so that means it is made up of two things, glyco and protein. So the protein, the second part is present in more amount. This first amount, the first component, that is carbohydrate, is present in less amount. ये आपको याद रखना चाहिए. फाइनली सो अब आपको इतना पता है और आपको ये भी पता है, अगर हम प्रोटीन की बात करें तो जो पोर्शन बाहर की तरफ होता है उसे हम हाइड्रोफिलिक या पोलर कहते हैं. दिस पोर्शन इज हाइड्रोफिलिक और पोलर पार्ट, और दिस वन इज हाइड्रोफोबिक और नॉन पोलर. Hydrophilic means that can form bond with water. Sometimes people used to say hydrophilic means water loving, or hydrophobic, water repelling. So the thing is that if you are saying hydrophilic, that means it is forming bond with water, and hydrophobic part cannot form bond with water. So I hope this thing is clear to everyone. So we will now going to study detail of the plasma membrane. Okay, so if we talk about membrane, lipids. Now I'm going to tell about membrane's lipid. The first thing that we talk, that is lipids. Second one is protein. Third one is the carbohydrates. Now the membrane lipid can be of three types. Again, there is a classification of lipids, that is the membrane lipid can be of three types. Fine. Three things. First one is phospholipids. That means phosphate is attached with lipid, that is called phospholipid. The second is glycolipids. Glycose is sugar, when attached with lipid, that means glycolipid. Third is sterol. We will see one by one each and everything. Okay, now here you have to remember one thing, that the phospholipid is most abundant lipid present in the membrane. मैं ऐसे कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएं और कोई भी पॉइंट छूटे नहीं आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ना अब फॉस्फोलिपिड्स को हम फिर से आगे ड्राइव करते हैं, ये कितने टाइप का होता है इसको देखते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट फॉस्फोलिपिड्स. फाइन. दिस फॉस्फोलिपिड्स कैन बी ऑफ टू टाइप, glycerol derived or sphingosine derived. हम मेम्ब्रेन लिपिड्स के बारे में पढ़ रहे हैं. सबसे पहले हमने ये जाना कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो वो लिपिड से, प्रोटीन से और कार्बोहाइड्रेट से बनके बनी होती है. फिर फर्दर हमने लिपिड्स के अंदर क्लासिफिकेशन किया, या तो फॉस्फोलिपिड से बनी हो सकती है, phospholipid is there, glycolipid is there, and sterol is there. If we talk about phospholipid, then again we have two classification, that is glycerol derived or sphingosine derived. या तो वो sphingosine से derived होगी या फिर वो glycerol से derived होगी. ओके, आई थिंक इतना पॉइंट क्लियर है सभी को. अगर वो ग्लिसरॉल से derived है उसको हम कहेंगे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स.
अगर ये ग्लिसरॉल से ड्राइव है तो इसको कहेंगे ग्लिसरॉल 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 फॉस्फोलिपिड्स। क्यों कह रहे हैं इसको हम ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स? क्योंकि यहाँ पे जो ग्लिसरॉल होता है वो एज अ बैकबोन काम करता है। ग्लिसरॉल इज द बैकबोन फॉर दिस, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल, CH2OH, CHOH and CH2OH. You don't need to remember the structure, but you have to know this thing that it is the backbone for making the glycerophospholipid. And I already tell you, when something is written like this, glycerophospholipid or phospholipids, that means lipid is present in more amount and phosphate is present in less amount. Same in the case of glycolipids. Glyco means sugar, it present in the small amount and the lipid is present in more amount. So now we talk about glycerophospholipid, that is glycerophospholipids. So glycerol से derived हुआ हमारा glycerophospholipid. I know it is little bit confusing for the first timer, but you will get each and every detail. तो ये important चीज़ है यहाँ पे हमें याद करना है, glycerophospholipid, और ये कॉमन होता है। अगर हम बेसिक मेम्ब्रेन्स की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स मिलेगा। ओके, द सेकेंड थिंग इज, हमने फॉस्फोलिपिड्स में स्फिंगोसिन ड्राइव्ड की बात की, तो उसको अगर हम बात करें तो उसको हम कहेंगे स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। स्फिंगोफॉस्फोलिपिड, देखिए दो चीज़ें सेम है। फॉस्फोलिपिड रहेगा जब ग्लिसरॉल के साथ अटैच हो रहा है तो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, स्फिंगोसिन के साथ अटैच हो रहा है तो स्फिंगोसिन फॉस्फोलिपिड। ये कॉमन होता है, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड इज़ कॉमन बट स्फिंगोसिन इज़ रेयर। सो ये आपको बहुत कम देखने को मिलता है स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स। ओके, नाउ अब हम सेकंड कैटेगरी की बात करेंगे, ठीक है, दैट इज़ दिस वन इज़ आवर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। आपको फोकस रखना है सो यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स इट कैन बी ऑल्सो क्लासीफाइड इन टू पार्ट, और इसके दो पार्ट हो सकते हैं, दैट इज़ सेम अगेन हम वही कैटेगराइज करेंगे इनको उसी वे से, ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड्स, ग्लिसरोग्लाइको, देखिए नेम सेम है, ग्लाइकोलिपिड्स ग्लाइकोलिपिड्स, बस यहाँ पे डिराइव जो हो रहा है वो ग्लिसरॉल से है, दैट मीन ग्लिसरॉल इज द बैकबोन, दैट इज कॉल्ड ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड्स। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन नाउ। अब इसको पढ़ना ज़रूरी नहीं है, ये रेयर होता है, रेयर से क्वेश्चंस नहीं आते मोस्टली एग्जाम्स के अंदर, बट जो कॉमन होता है उस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया CSIR के अंदर और गेट के अंदर भी, डिबेटिव के अंदर भी। तो यहाँ पे स्फिंगोफॉस्फोलिपिड, स्फिंगोग्लाइकोलिपिड, देखो मैंने आपको पहले बताया कि ग्लाइकोलिपिड सेम रहेगा, यहाँ स्फिंगोसिन से ड्राइव हो रहा है तो हमने इसको नाम दे दिया स्फिंगोग्लाइकोलिपिड्स। तो अब यहाँ पे हमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ना है, फर्स्ट वन इज़ दिस वन, स्फिंगोग्लाइकोलिपिड्स, ये इंपॉर्टेंट है, और ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट की मीन्स कि ये हमारे सेल्स की मेम्ब्रेन में फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और डिफरेंट जो हमारे सेल के पार्ट्स होते हैं वहाँ भी अपना रोल प्ले करता है, तो इसको हमें देखना पड़ेगा। तो अब जब भी हम फॉस्फोलिपिड्स की बात कर रहे होते हैं तो ये एम्फीपैथिक होता है नेचर का। अब हमें कंपोनेंट देखेंगे कि किस किस से बना होता है। अब जो हमारा पहला पॉइंट रहेगा, आई होप ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि ग्राफिकल फॉर्म में, इसीलिए मैंने समझाने की कोशिश की ताकि आप इसको लिंक कर सकें, ये कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। हमने सबसे पहले मेम्ब्रेन पढ़ा, मेम्ब्रेन की केमिकल कंपोजिशन पढ़ी, जिसमें हमने ये देखा कि मेम्ब्रेन कंपोजिशन तीन चीज़ से बनी होती है, पहला लिपिड्स, दूसरा प्रोटीन्स, तीसरा स्टीरोल। तो फिर हमने लिपिड्स को पढ़ना शुरू किया, जब लिपिड्स को पढ़ना शुरू किया तो हमने देखा कि फॉस्फोलिपिड्स हो सकते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स हो सकते हैं, स्टीरोल हो सकते हैं। ओके, फॉस्फोलिपिड्स में फर्दर हमने ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड और स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स को कैटेगराइज किया। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स के अंदर जो ग्लिसरो होता है वो उसकी बैकबोन होती है, यहाँ पे जो बैकबोन होती है स्फिंगोसिन मॉलिक्यूल की होती है, बट स्फिंगोफॉस्फोलिपिड इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता क्योंकि वो रेयरली प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिजम्स के अंदर में।
सेकेंड कैटेगरी हमारी जो थी वो थी ग्लाइकोलिपिड्स की। ग्लाइकोलिपिड्स के अंदर सेम ग्लिसरॉल जो था हमारा वो बैकबोन का काम कर रहा था, उसे हमने ग्लाइकोलिपिड्स कहा। यहाँ हमने स्पिंगोसिन यानी कि स्पिंगोग्लाइकोलिपिड्स कहा, तो ये कॉमन होता है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। अब थोड़ा सा हम फॉस्फोलिपिड्स को देख लेते हैं। फॉस्फोलिपिड्स को, ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे लेंथी टॉपिक है सेल बायोलॉजी के अंदर, ये और एक सेल साइकिल वाला। तो इस पर अगर आप फोकस कर लेते हैं तो आपके 4 नंबर का क्वेश्चन एक क्लियर हो सकता है। इससे हमेशा एक क्वेश्चन आता ही आता है। ये एम्फीपैथिक नेचर का होता है फॉस्फोलिपिड्स। एम्फीपैथिक वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पास पोलर और नॉन पोलर दोनों ही चार्ज होते हैं। हाइड्रोफिलिक, आप इसको समझाने के लिए लिख सकते हैं हाइड्रोफोबिक टेल एंड हाइड्रोफिलिक हेड। टेल और हेड का से मेरा मतलब ये है कि एक मॉलिक्यूल है, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये हाइड्रोफोबिक है। ये उनके लिए जिनको नहीं पता, कई बार नहीं पता चलता है, और ये हाइड्रोफिलिक है। आई होप ये सभी को कंसेप्ट क्लियर है। अब ये हाइड्रोफोबिक है, दैट मीन्स दे आर गेटिंग अवे फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, तो ये फैट है, फैट कह लो या लिपिड कह लो, हम इसको डिस्कस करेंगे। फाइन, अगर अब हम इसकी बात करना शुरू करते हैं ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स की, जो हमारा पहला है। आई होप ये सब ने लिख लिया होगा। अगर हम ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स की बात करते हैं, जो ये था हमारा फर्स्ट, इसको हम डिटेल में इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे बना होता है। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, ठीक है। तो जब इसकी केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसकी क्या क्या कंपोनेंट्स हैं जिसमें बनकर ये बना है। सबसे पहले आपको एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल चाहिए। ये सेम स्ट्रक्चर है, इसको हम एक बॉक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं क्योंकि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको मैंने डाल दिया ये, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास में एक मॉलिक्यूल आ गया जिसको नाम मैंने कहा ग्लिसरॉल। हम ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड से केमिकल कंपोजिशन की बात कर रहे हैं, दैट इज़ फॉर्म ऑफ ग्लिसरॉल फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंड फैटी एसाइल चेन। Two fatty acyl chain are attached with the glycerol molecule to form glycerophospholipids. So we have two fatty chain. Fatty chain can be shown by this figure, like this one also. Okay, so this is your fatty chain, or you can write also in this form C C C C double bond O OH. So अब जब भी ये यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है कि फैटी एसाइल चेन ग्लिसरॉल सल्फेट से बॉन्ड बनाएगी, तो वो बॉन्ड होता है CO के बीच के बाद में, तो उसे हम कहते हैं ईस्टर बॉन्ड। ईस्टर बॉन्ड, ये माइन्यूट सी चीज़ें आपकी बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं अगर आप इनको ध्यान से रखेंगे, देखेंगे, समझेंगे। ईस्टर बॉन्ड यहाँ पे बनाता है। देन और क्या चाहिए इसको, अब हमने क्या जोड़ लिया इसमें, ग्लिसरॉल था हमारे पास में, फिर फैटी एसाइल चेन जोड़ ली। अब हमें एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल की भी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हमने लिखा हुआ है ग्लिसरोफॉस्फो, तो फॉस्फेट ग्रुप की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने ऐड कर दिया एक फॉस्फेट, प्लस एक हम डालेंगे इसके अंदर अल्कोहल का मॉलिक्यूल। सो द फोर थिंग दैट यू नीडेड फॉर मेकिंग ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स आर ग्लिसरॉल, फाइन, टू फैटी acid chain, the length can be vary. The third thing is alcohol, and the fourth is phosphate. With phosphate the alcohol is attached. So if we talk about this portion, this glycerol, this phosphate and this alcohol, this portion is polar. ओके, ये हाइड्रोफिलिक पार्ट बनाएंगे। एंड टू फैटी जो चेन आपको दिख रही है वो ये फैटी चेन है जो यानी कि हाइड्रोफोबिक पार्ट बनाएंगे। तो ये मेम्ब्रेन का मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है जो आपको याद रखनी है। आई होप ये विजिबल है आपको। ग्लिसरॉल है, ठीक है, फॉस्फेट, अल्कोहल, दे आर मेकिंग द पोलर पार्ट
and the fatty acid chain that are attached with ester bond, they are making the hydrophobic part. I hope this thing is clear. Next we will discuss all other like sphingophospholipids and sphingoglycolipids and all other component in the next class. I hope you enjoy this. Thank you for watching this.